एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। तो अब लर्निंग देखते हैं कि लर्निंग किसे कहते हैं। तो सामान्य रूप से सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन थकान होने से भी होता है। अगर हम कोई दवा खा लेते तो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, या फिर हमारे कोई बीमारी से हम जूझ रहे हैं तो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिपक्वता यानी हम छोटे से अगर बड़े हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, तो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहते हैं। तो सीखना किसे कहते हैं? तो मनोविज्ञान में सीखने का तात्पर्य मात्र उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। तो मनोविज्ञान में सीखने का तात्पर्य किससे होता है? तो जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और ये एक ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से क्रिएट हो गया कि अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप ही क्या होता है? सीखने का तात्पर्य होता है। तो सार्टेन, नॉर्थ स्ट्रेंज तथा चैपमैन ने के अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, नहीं कि टेम्पररी परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं? तो हम सीखना कहते हैं। अंडरवुड के शब्दों में सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। तो यदि हम इन परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे तो हम पाते हैं कि सीखना क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो इन परिभाषाओं से हम क्या सीखते हैं कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं, और सीखना अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ना कि थकान से होने पर जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। दवा खाकर अगर हमारे पास अधिक एक स्टेमिना आ जाए तो उसमें व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, अगर हमारा कोई दौड़ चल रहा है, कहीं दौड़ में भाग लेना है या किसी ऐसे रेस में भाग लेना है, कोई कंपटीशन में भाग लेना है, तो हम लोग एक्स्ट्रा जो मेडिसिन खा लेते हैं या कोई कुछ लिक्विड एक्स्ट्रा जूस वगैरह जो होता है, जो मिलता है मार्केट्स में पैकेट वाला, तो वो सब खाकर जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी अपना लाते हैं उससे व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसको सीखना नहीं कहते हैं। या अगर बीमारी हो गया, उससे अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया तो उसे भी सीखना नहीं कहते हैं। और मैच्योर्ड हो रहे हैं, छोटे से बड़े हो रहे हैं और फिर हम व्यवहार में परिवर्तन हो तो उसे भी सीखना नहीं कहते। तो सीखना सिर्फ हम उसे ही करते हैं जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, और ये क्या होता है? स्थायी होता है। अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं, और ये स्थायी होता है। तो सीखने का यदि हम विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि सीखना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला गत्यात्मक सीखना, जिसे मोटर लर्निंग कहते हैं। दूसरा शाब्दिक या वाचिक सीखना, जिसे वर्बल लर्निंग कहते हैं। और तीसरा समस्या समाधान, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। तो गत्यात्मक सीखना, इसे नाम से ही स्पष्ट है, जो इसमें मोटर, हमारा जो बॉडी का जो सेंसरी मोटर और सेंसरी ऑर्गन और जो मोटर ऑर्गन जो हम लोग पढ़े थे तो न्यूरो चैप्टर में, तो हम लोग मोटर का, जहाँ मोटर और सेंस ऑर्गन का जहाँ यूज़ हो रहा है उसके बदौलत जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहेंगे? तो गत्यात्मक सीखना। जैसे गत्यात्मक सीखना में क्रियाओं के स्वरूप जैसे क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। जैसे साइकिल चलाना में हमारा मोटर्स यूज़ हो रहा है, हमारे बॉडी का हाथ यूज़ हो रहा है, पैर यूज़ हो रहा है, गिटार बजाना, पेन से लिखना, कुछ भी होगा, ये सारा क्या होगा? डांस करना, कथक करना, ये सब क्या होता है? तो गत्यात्मक सीखना मोटर लर्निंग होता है। वर्बल लर्निंग किस में होता है? तो मानव में अधिक होता है, और पशुओं में क्या होता है? तो गत्यात्मक ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। वो सीख मतलब वो कोई प्रतीक से संकेत, इसमें क्या होता है वर्बल लर्निंग में कि मानव में वाचिक अधिगम की प्रमुखता रहती है। मानव में क्या होता है? तो वर्बल लर्निंग होती है, और जानवरों में ज़्यादातर मोटर लर्निंग की प्रवृत्ता होती है। तो वर्बल लर्निंग में संकेत, चित्र, शब्दों, अंकों के माध्यम से सीखना होता है। अगर हम ध्यान देंगे, अगर हमारे जो छोटे बच्चे जो मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं
तो उनको एक पिंक टावर बनाया जाता है। तो वो क्या होता है, कुछ ब्लॉक्स होता है, उसके ऊपर ऊपर रख के उनको लंबाई चौड़ाई का पढ़ाया जाता है, या फिर उनको कार्ड के द्वारा ABCD पढ़ाया जाता है, उनको एबेकस के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो क्या होता है, संकेत, चित्र, शब्द, अंक के माध्यम से सिखाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, वर्बल लर्निंग कहते हैं। उनको वो पढ़ते हैं ना, कार्ड से पढ़ते हैं ABCD, उनको फोटोग्राफ्स देखकर पढ़ाया जाता है, या फिर जो भी पिंक टावर बताएं उसको देखकर बताया जाता है, क्यूब्स को देखकर समझाया जाता है, ब्लॉक्स को देखकर समझाया जाता है। जनरली अगर हम एबेकस से पढ़ेंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे तो क्या होगा, सारा वर्बल लर्निंग का ही एग्जाम्पल होगा। तो ये बच्चे सीख रहे, बच्चे इंसान के बच्चे सीख रहे हैं। अगर जानवर के बच्चे वो नहीं सीख पाएंगे, वो ज़्यादातर क्या सीखेंगे, तो मोटर लर्निंग सीखेंगे। तीसरा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस प्रकार के सीखने में प्रयोज्य को बहुत सी प्रतिक्रियाओं में सही प्रतिक्रिया को चुनना होता है। बहुत सारे प्रतिक्रिया में से सही प्रतिक्रिया को चुनना होता है। इसमें प्रयोज्य अभ्यास, प्रयत्न, भूल तथा अंतर्दृष्टि आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सीखना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला मोटर लर्निंग, दूसरा वर्बल लर्निंग और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर है? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल है, अभिप्रेरणा का क्या रोल है। तो पशुओं तथा मानव सीखना दोनों में ही अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। पशु में भी अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो भी काम नहीं करेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और जल्दी नहीं सीखेगा। अगर मनुष्य को भी हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो भी जल्दी नहीं सीखेगा। अभिप्रेरणा मानव तथा पशुओं दोनों को ही सही प्रतिक्रिया करने के लिए आंतरिक इंटरफोर्स प्रदान करती है, जिससे सीखने की गति तीव्र हो जाती है। अगर हम जानवर पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम जानवर और मनुष्य दोनों पे देखेंगे। सबसे पहले अगर डॉग का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो उसको किस पे बार्क करना है, किस पे बार्क नहीं करना है, किसको क्या कहेंगे हम उसको तो वो जल्दी चलेगा, जल्दी दौड़ेगा, क्या कहेंगे उसको मतलब तो वो रिएक्ट करेगा, अच्छा मतलब पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए हम कुछ ट्रीट्स का यूज़ करते हैं, जो डॉग फूड या ट्रीट्स जो आता है हम पेट शॉप पे, तो उसको अगर हम ट्रीट्स देंगे, अगर एक ट्रीट्स देंगे तो फिर बार्क करेगा, तो फिर हम लोग उसको दूसरा ट्रीट्स देंगे तो फिर दोबारा बार्क करेगा। तो वो जान जाएगा कि अगर जब हमको ट्रीट्स बार्क कर रहे हैं तो हमें ट्रीट्स मिल रहा है, तो अभी इस समय इस सिचुएशन में हमें बार्क करना है। और सेम दूसरे से कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ वो बार्क कर रहा है तो वहाँ उसको कोई ट्रीट्स नहीं देंगे, तो वो सिचुएशन समझ जाएगा कि ये सिचुएशन मेरा पॉजिटिव सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन में हमको बार्क करना है। और दूसरा जो निगेटिव जहाँ उसको ट्रीट्स नहीं मिला वो वैसा अगर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो उसे बार्क नहीं करना है। या फिर उसे और भी ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे अगर मनुष्य पर ऐसे लेते हैं, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो अगर वो एग्ज़ाम में अगर उनको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अच्छा आता है तो उनको हम क्या देते हैं, अगर कोई स्वीट्स देते हैं खाने के लिए देते हैं, या फिर उनको भी कुछ हम ट्रीट्स देते हैं, चॉकलेट्स, चिप्स। तो वो जानेंगे कि अगर हम परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन वाला चीज़, बहुत सारा ट्रीट्स मिलेगा, बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा, तो अच्छा रिज़ल्ट लाएंगे। और यदि हम उनको कुछ मोटिवेट नहीं करेंगे, कुछ अगर हम ट्रीट्स अगर बच्चे को भी नहीं दिए तो वो उतना मतलब नंबर के लिए वो ये नहीं रहे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे कि अच्छा चलो कितना भी नंबर आए क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही उस समय हम उन्हें मोटिवेट कर देंगे तो वो उसको सोच लेंगे कि हम अगर अच्छा मार्क्स लाएंगे तो हमें बहुत सारा तारीफ़ें मिलेगी, बहुत सारा ट्रीट्स मिलेगा, चिप्स चॉकलेट मिलेगा, तो अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो मनुष्य, यही लिखा हुआ है कि पशुओं तथा मानव सीखना दोनों में ही अभिप्रेरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जो भी मेरे दोनों उदाहरण से क्लियर हो रहा है। तो मनोवैज्ञानिक पशु सीखने में मूलतः जैविक अभिप्रेरक जैसे भूख, प्यास, काम, नींद आदि को महत्वपूर्ण मानते। जैसे भी हम कुत्ता का एग्जांपल लिए तो उसमें उसका क्या मोटिवेट किए थे, बायोलॉजिकल नीड्स, भूख, कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको हम ट्रीट्स देंगे तो वो क्या करेगा, वो भौंकेगा। तो वो यहाँ ये भूख वाला को दिया गया है। लेकिन मानव में जैविक के साथ साथ उसको अर्जित भी चाहिए। ये भी एग्जाम्पल में दिए हैं कि अगर उसका नेम फेम के पीछे आदमी पड़ा रहता है, अगर वो बच्चे को
मतलब ये अच्छा चीज़ है, पढ़ा रहना एक वर्ड यहाँ यूज़ नहीं हो सकता, मतलब अच्छा चीज़ है। कोई भी जो मनुष्य वो पैसा कमाना, प्रशंसा किए जाने, इच्छा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा आदि के पीछे ही दौड़ता है। तो जो अभी एग्जाम्पल में दिए थे कि अगर बच्चा को अच्छा मार्क्स आया, वो उसका क्या था, भूख प्यास काम नींद से नहीं था, वो जैविक कारक नहीं था, वो अर्जित कारक का उदाहरण दिए, क्योंकि उसके साथ साथ उसको अर्जित अभिप्रेरक का भी उसको वैल्यू उसके पास होता है। अच्छा नंबर लाना भी क्या हुआ, एक अर्जित अभिप्रेरक हुआ। तो मनुष्य में जैविक के साथ साथ अर्जित अभिप्रेरक का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर वो मनुष्य हमेशा पैसा कमाएगा उसे, तो वो ज़्यादा खुश रहेगा, प्रशंसा की उसको कोई तारीफ़ करेगा तो वो ज़्यादा खुश होगा। तो वास्तव में मानव सीखने में अर्जित अभिप्रेरक का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव तभी सीखता है ज़्यादा जब उसका अर्जित अभिप्रेरक उसको अधिक मिलते रहता है। पशुओं को सीखने में अभिप्रेरकों का प्रभाव जानने के लिए टॉलमैन तथा हैंजिक ने तथा मैकिन्टोश आदि ने प्रयोग किए, जबकि मानव सीखना में अभिप्रेरकों का प्रभाव जानने के लिए हर्लॉक ने 1955 में प्रशंसा तथा निंदा प्रभाव का अध्ययन किया कि प्रशंसा करने पे उसका क्या होता है प्रभाव, और निंदा करने पर उसका क्या प्रभाव होता है, क्योंकि ये दोनों ही अर्जित अभिप्रेरक है। प्रशंसा भी अर्जित अभिप्रेरक है। तो इसका अध्ययन किसने किया, हर्लॉक ने किया मानव पर। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ लर्निंग। तो किसी भी विषय या पाठ को सीखने के लिए जिस तकनीक का सहारा लिया जाता है उसे सीखने की विधि कहा जाता है। कोई भी अगर हम अभी पाठ पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो डेली पढ़ रही है, हम लोग किसके मेथड से द्वारा सीख रहे हैं, तो लेक्चर मेथड के द्वारा सीख रहे हैं। मैं भी आप लोग को लेक्चर दे रही हूँ और उससे आप लोग अपना नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो किसी भी विषय या पाठ को सीखने के लिए जिस तकनीक का सहारा लिया जाता है उसे सीखने की विधि कहते हैं। सीखने की अनेक विधियां होती हैं, परंतु निम्नलिखित विधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, अविराम विधि तथा विराम विधि, मैस्ड तथा स्पेस मेथड। जब व्यक्ति किसी पाठ या विषय को बिना विश्राम लिया लगातार अभ्यास करते हुए सीखता है तो वह अविराम विधि होती है। मतलब एक ही बार बैठेगा तो वो शुरू से लास्ट तक वो कंप्लीट करेगा, तो क्या हो गया, अविराम विधि। जबकि यदि विश्राम ले लेकर सीखता है तो ये क्या होगा, विराम विधि। अगर वो कोई लेसन याद करता है तो उसमें बीच बीच में ब्रेक करता है, कभी वो वॉक करने चले जाता है, कभी वो पानी पीने चला जाता है, कभी वो वॉशरूम चला जाता है, तो क्या होगा, वो विराम विधि कहलाया। लेकिन वो बच्चा अगर बैठा है और एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही उठा तो उसे क्या कहेंगे, अविराम विधि कहेंगे। तो होमलैंड 1951 तथा गिलफोर्ड 1952 ने इन दोनों विधियों का अध्ययन किया तथा बताया कि जब पाठ अधिक लंबा तथा कठिन हो तो विश्राम लेकर सीखना प्रभावी होता है। मान लीजिए अगर कोई उसका जो सब्जेक्ट याद कर रहा है वो काफ़ी लंबा है, तो उसमें वो ब्रेक ले लेकर पढ़ रहा है, रिफ्रेश हो के कर रहा है, तो उसका रिफ्रेशमेंट वहाँ अच्छा पॉजिटिव काम कर रहा है, इसलिए वो मतलब पॉजिटिव सेंस में है, तो वो जल्दी पाठ याद हो जाएगा अगर वो ब्रेक ले लेकर पढ़ रहा है, जब वो बहुत लंबा है तो। लेकिन अगर छोटा है, अगर कोई राइम्स पढ़ रहा है या फिर वो छोटा कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा है तो वो एक बार में ही पढ़ लेगा। वहाँ क्या है, तो अविराम विधि ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो विराम विधि भी श्रेष्ठ है और अविराम विधि भी श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ है। वो सीखने का जो विषय का पाठ है उसके लंबाई पर वो निर्भर करता है। पूर्ण तथा अंश विधि, होल तथा पार्ट मेथड। जब व्यक्ति किसी पाठ तथा विषय को शुरू से लेकर अंत तक एक साथ पढ़कर सीखता है तो उसे पूर्ण विधि करते हैं, और जब वह सुविधा के अनुसार विषय या पाठ को कई भागों में डिवाइड करके सीखता है तो वो अंश विधि कहलाती है। ज़्यादातर ये राइम्स में होता है। राइम्स में लोग भी क्या करते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड कर देता है और फिर उसको याद कर लेता है। और मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो एक ही बार में पढ़ लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, होल मेथड। अभिप्राय सीखना तथा प्रासंगिक सीखना, इसमें क्या होता है, तो जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी पाठ या कार्य को सीखता है तो उसे अभिप्राय सीखना कहते हैं। जबकि व्यक्ति की यदि किसी कार्य को बिना किसी उद्देश्य या इच्छा के सीख जाते हैं तो उसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आता है कि अभिप्राय सीखना का एग्जाम्पल और प्रासंगिक सीखना का उदाहरण दिया रहेगा, उसमें से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा कि अभिप्राय सीखना है या प्रासंगिक सीखना है। तो फिर से देखिए, जब व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी पाठ या कार्य को सीखता है, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से,
तो उसे क्या कहेंगे, अभिप्राय सीखना। लेकिन जब व्यक्ति किसी कार्य को बिना किसी उद्देश्य या इच्छा के सीख जाते हैं तो उसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे विद्यार्थी द्वारा पाठ को परीक्षा में पास होने के लिए सीखना होता है तो अभिप्राय सीखना होता है। उसमें क्या हो रहा है, अपनी इच्छा से हो रहा है। हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो अपनी इच्छा से अगर हम पढ़ लेंगे तो क्या होंगे, वो पास कर जाएंगे। तो उसमें मेरा इच्छा है, उसमें मेरा स्व इच्छा है कि हम उसे पढ़ेंगे, तो वो क्या हो गया, एग्ज़ाम का एग्जाम्पल वो हो गया अभिप्राय का। लेकिन जब अगर टीवी पे मनोरंजन के लिए नृत्य का कार्यक्रम देखना, उसे सीखना प्रासंगिक करते हैं। अगर हम टीवी पे देख रहे हैं, मान लीजिए कोई कथक हो रहा है या फिर बिहू नृत्य हो रहा है, कोई भी नृत्य हो रहा है, उसमें हम अचानक से सीख गए, लेकिन उसमें कोई इच्छा नहीं था, वो हो रहा है और हम सीख गए, तो उसे क्या कहेंगे, प्रासंगिक सीखना। तो अभिप्राय सीखना प्रासंगिक सीखने से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिप्राय सीखना में एक उद्देश्य होता है, प्रासंगिक तो हम यूं ही सीख जाते हैं। तो ये क्या था, लर्निंग प्रोसेस। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये लर्निंग प्रोसेस का कुछ पार्ट्स हम लोग आज पढ़े, कुछ हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय।